नमस्कार, संसद समाचार देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगन के बाद शाम 5 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, उसी समय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर के मुद्दे को उठाने लगे और नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी बंद कर सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते? बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, ऐसे में आपसे आग्रह है कि सदन को चलाएं, सरकार की जवाबदेही तय करें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, आप लोग रोजाना नारेबाजी क्या करते रहते हैं? बिरला ने कहा कि आप अपने अपने स्थान पर जाएं, आपको हर मुद्दे पर पर्याप्त समय दूंगा, संसद की गरिमा को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि सदन में रोजाना तख्तियां लाना संसद की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर बिरला ने 11:03 पर सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने सभा पटल पर आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराए। इसके बाद पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 को सदन के विचारार्थ और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संसद की संयुक्त समिति के अध्ययन के बाद आया है और समिति में सभी दलों के सदस्यों की विधेयक के मसौदे पर सहमति थी। विधेयक पर सदन में संक्षिप्त चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संजय जायसवाल ने कहा कि 2002 में जैव विविधता कानून 1992 के संयुक्त राष्ट्र के एक समझौते के आधार पर लाया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ राज्यों ने जैव विविधता विधेयक के गलत फायदे उठाने शुरू कर दिए और अनुचित तरीके से कुछ गतिविधियों को जैव विविधता से जोड़ा जाने लगा। विधेयक पर विचार करने वाली संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष रहे जायसवाल ने कहा कि नए विधेयक के लागू होने के बाद भारतीय कंपनियों को लाभ होगा और जड़ी बूटियों की चोरी रुकेगी। भाजपा की अपराजिता सारंगी ने कहा है कि संसद की संयुक्त समिति ने विधेयक पर गहन अध्ययन किया और सभी हितधारकों के सुझावों के बाद अंतिम मसौदा इस सदन को भेजा। बहुजन समाज पार्टी के मलूक नागर ने कहा है कि इस विधेयक से किसानों को फायदा होगा। उन्होंने इस दौरान आसन के समीप आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये सदस्य अन्य सांसदों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता कानून 2002 में बना था, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग की सरकार थी, और अब यह विधेयक लाया जा रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार है। यादव ने कहा कि इससे पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पता चलती है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता कानून के लागू होने के बाद करीब 20 साल में इस क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न जमीनी समस्याओं को देखा गया है और जैव विविधता संरक्षण के लिए तथा समान बंटवारे के लिए ये संशोधन किए जाने के आवश्यक थे। यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने आयुष मंत्रालय बनाया, जिसने जैव विविधता से जुड़े उत्पादों के उपयोग पर काम किया और इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा अकादमिक सहयोग बढ़ाने के लिए संशोधन आवश्यक लगे और इस लिहाज से यह संशोधन विधेयक लाया गया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर मौजूदा संशोधन विधेयक लाया गया है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके बाद पीठासीन सभापति अग्रवाल ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से सदन में बयान देने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने का आग्रह करते हुए कहा, बिना चर्चा के जवाब नहीं दिया जा सकता, चर्चा होगी तो जवाब भी दिया जाएगा। उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ और शोर शराबा जारी रहने पर उन्होंने कार्रवाई शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा ने मंगलवार को बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर शराबे के बीच बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2003 के बाद से देश में कोई सहकारी नीति नहीं आई है। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि विजयदशमी या ज्यादा से ज्यादा दीपावली तक हम नई सहकारी नीति लेकर आएंगे। शाह ने कहा कि ये नई सहकारी नीति आने वाले 25 वर्षों के सहकारिता
का मानचित्र देश और दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करेगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश में सहकारी संस्थानों से जुड़ी कोई एकीकृत डेटाबेस नहीं था। ऐसे में मौजूदा संस्थानों और जहां पर सहकारी संस्थान नहीं है, उनका एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि इसका 95% कार्य पूरा हो गया है और विजयदशमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसे ऑनलाइन जारी किया जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने हर परिवार को एलपीजी गैस सिलेंडर देकर महिलाओं को धुएं से बचाया, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाकर उसे उजाला देने का काम किया, 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त कर दी। उन्होंने कहा कि अब जरूरत है रोजगार देने की। इसमें किसानी और सहकारिता आंदोलन एक प्रमुख जरिया है। सहकारिता आंदोलन को आवाज देने के लिए ये विधेयक बना है। शाह ने कहा कि बहुराज्यीय सहकारी संघ केंद्र सरकार का विषय है। इसमें जवाबदेही, पारदर्शिता और मुनाफा बढ़े, इसलिए ये विधेयक लाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के साथ सहकारिता आंदोलन में बड़े युग का परिवर्तन होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद सदन ने शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से राज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा में हिस्सा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के मनोज कोटक ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बड़ा खाका प्रस्तुत किया है। इसमें छोटे किसानों, रेहड़ी पटरी वालों, छोटे व्यवसायियों की चिंता की गई है। कोटक ने कहा कि ये विधेयक लाने की जरूरत इसलिए आई क्योंकि छोटे गांव से लेकर कस्बों तक विभिन्न मंडलियों के संचालन के लिए कोई नियमन की व्यवस्था नहीं है और इसका मकसद सहकारी मंडलियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए वाईएसआर के एन श्रीकृष्णा ने कहा है कि सहकारी समितियों के चुनाव संबंधी प्रावधान एक अच्छी पहल है। बहुजन समाज पार्टी के राम शिरोमणि वर्मा ने कहा कि कुछ राज्यों में सहकारी समितियों में अनियमितताओं, वित्तीय गबन, विवाद, पक्षपातपूर्ण आचरण जैसे कदाचार को रोकने के लिए यह विधेयक महत्वपूर्ण है। भाजपा के संतोष गंगवार ने कहा कि देश के सहकारिता के इतिहास में ये एक बड़ा कदम है जो परिवर्तनकारी बदलाव लेकर आएगा। ये तो हुई बात लोकसभा की। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि राज्यसभा में क्या कुछ हुआ। तो राज्यसभा में मणिपुर हिंसा पर चर्चा की विपक्ष की मांग को लेकर मंगलवार को भी राज्यसभा में गतिरोध बना रहा और सरकार ने जोर दिया कि पूर्वोत्तर राज्य के साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। सदन की कार्रवाई आरंभ होने पर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए अपने दल के सदस्य संजय सिंह के निलंबन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सोमवार को जब संजय सिंह के निलंबन का प्रस्ताव लाया गया था तब उन्होंने इस पर मतदान की मांग की थी। उन्होंने कहा कि उस समय आंकड़े सत्ता पक्ष के साथ नहीं विपक्ष के साथ थे। चड्ढा ने संजय सिंह के निलंबन पर एक बार फिर सदन में मतदान की मांग की। हालांकि सभापति धनखड़ ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद सभापति ने बताया कि कल एक सम्मानित सदस्य ने बहुत सही बात कही थी कि नियम 267 को नियम 176 के मुकाबले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि डेरेक ओब्रायन ने बहुत ही सही बात उठाई थी। हम उनके अनुरूप ही आगे बढ़ेंगे और ये एक अच्छी और स्वस्थ परंपरा होगी। सभापति ने कहा कि उन्हें नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग को लेकर कुल 51 नोटिस मिले हैं। उन्होंने बताया कि अधिकतर नोटिस मणिपुर की स्थिति पर हैं, जबकि एक नोटिस ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित है। नियम 267 के तहत नोटिस देने वाले सदस्य विपक्षी दलों के थे। सभापति ने कहा कि उन्होंने मणिपुर हिंसा पर 20 जुलाई को नियम 176 के तहत मिले नोटिस स्वीकार कर लिए हैं और सरकार भी इस पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि चूंकि नियम 176 के तहत मणिपुर पर चर्चा पर सहमति बन चुकी है और सरकार भी इसके लिए तैयार है, इसलिए वो नियम 267 के दिए गए नोटिस पर आगे नहीं बढ़ सकते। सभापति ने बताया कि उन्हें नियम 176 के तहत आज 3 नोटिस मिले हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किरोड़ी लाल मीणा और घनश्याम तिवारी के नोटिस राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे से संबंधित हैं, जबकि तीसरा नोटिस छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे से जुड़ा है। इस पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार इन मुद्दों पर गंभीर है क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये विषय राजनीति से परे है।
इसी समय कांग्रेस के सदस्य पी चिदम्बरम ने कहा कि आज जो 51 नोटिस दिए गए हैं वो ताज़ा नोटिस हैं, इसलिए नियम 267 के तहत मिले नोटिस को स्वीकार कर मणिपुर पर चर्चा आरंभ करनी चाहिए। सभापति धनखड़ इस दौरान कुछ बोलना चाह रहे थे, तभी सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्य मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराने को लेकर हंगामा कर रहे थे। हंगामा बढ़ता देख धनखड़ ने 11:19 पर सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उच्च सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू होने पर भी स्थिति पहले जैसी ही रही और विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर हिंसा पर कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा कराने की मांग करने लगे। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की भी मांग कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल चलाया और कुछ सदस्यों ने पूरक सवाल किए और संबंधित मंत्रियों ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल में ही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संबंध में करीब 50 सदस्यों ने नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विपक्षी सदस्य 4 दिन से लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है। खड़गे की बात का प्रतिकार करते हुए सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि किसी भी महिला के साथ अत्याचार होता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय के साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं पर चर्चा चाहती है। गोयल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री स्थिति स्पष्ट करेंगे, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि वो अपनी विफलता को छिपाना चाहता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध एक संवेदनशील विषय है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष संवेदनशील होता है तो वो इस विषय पर तुरंत चर्चा करता, लेकिन वो 4 दिन से समय की बर्बादी कर रहा है। इस दौरान कई विपक्षी सदस्यों ने व्यवस्था के प्रश्न के तहत मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। सदन में व्यवस्था बनते ना देख सभापति ने 12:55 पर बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन में अभी तक गतिरोध बना हुआ है। सोमवार को सत्ता पक्ष की ओर से लाए गए एक प्रस्ताव पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को वर्तमान सत्र के शेष हिस्से के लिए निलंबित करने के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दी थी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर राज्यसभा में छत्तीसगढ़ में धनुहार, धनुवार, किसान, सौरा और बिझिया जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने वाले संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया और भोजनावकाश के बाद जब उच्च सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया। मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर सदन में हंगामा जारी रखने वाले विपक्षी सदस्यों ने हंगामे के बीच विधेयक के पारित होने पर आपत्ति जताई और सदन से बहिर्गमन किया। वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मणिपुर का मुद्दा उठाने के लिए खड़े हुए और कहा कि वो विधेयक का समर्थन करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आना चाहिए और पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा पर बोलना चाहिए। इस पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि खड़गे का माइक बंद कर दिया गया और उन्हें अपनी बात पूरी नहीं करने दी गई। विपक्षी सदस्यों ने हंगामे में विधायकों को पारित किए जाने पर विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। पिछले साल दिसंबर में लोकसभा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया था। विधेयक में धनुहार, धनुवार, किसान, सौरा, साओरा और बिंझिया समुदायों को छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में शामिल करने का प्रावधान है। इसमें भुनिया, भुइयां और भूया को भारिया भूमिया समुदाय के पर्यायवाची के रूप में औपचारिक रूप देने का भी प्रयास किया गया है। इसमें पांडु समुदाय के नाम के 3 देवनागरी संस्करण भी शामिल हैं। चर्चा में भाग ले रहे बीजू जनता दल के निरंजन बिशी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि ये छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए लाभकारी होगा। इसी तरह YSRCP के आर कृष्णैया ने विधेयक का समर्थन किया। भाजपा के समीर उरांव ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से आदिवासी विकास से वंचित रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने उनके विकास के लिए कई कदम उठाए हैं।
तदेपा के कनक मेदला रविंद्र कुमार ने आंध्र प्रदेश में आदिवासियों की समस्याओं से जुड़े मुद्दों को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उपसभापति हरिवंश ने उन्हें केवल विधेयक पर बोलने को कहा। भारतीय जनता पार्टी की सरोज पांडे और किरोड़ी लाल मीणा ने भी चर्चा में भाग लिया और देश भर में आदिवासियों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नरेंद्र मोदी सरकार की जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाए जाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूर्व में भी देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों को जनजातियों की सूची में डालने के प्रावधान वाले विधेयक लाई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासियों को इस सूची में डालने के लिए लाया गया ये विधेयक उन्हीं प्रयासों के तहत है। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार कुछ अन्य राज्यों के आदिवासियों के लिए भी ऐसे ही प्रावधान वाले विधेयक लाने की तैयारी में है। विधेयक को पारित किए जाने के बाद सदन की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। तो इसी के साथ संसद समाचार में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।